तो वाला क्वेश्चन हो गया था भाई। हम्म। हो गया। नहीं करा इधर। क्यों? हुआ नहीं है करा नहीं? करा नहीं तो दोबारा ट्राई करना, अगर हुआ नहीं तो बताऊं। हम्म। दोबारा करना था। हाँ भाई। देखो जरा इधर। अगर आपके पास कोई बॉडी है ना, और इस बॉडी पर हम क्या करते हैं, एक क्यू अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो हीट है, ये एक तो कुछ इस हीट का जो कुछ अमाउंट है वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। और इस हीट का कुछ अमाउंट क्या करेगी, बताओ, ट्रांसमिटेड करेगी, है ना। और कुछ अमाउंट क्या होगा, है ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इस मतलब कोई एनर्जी थी, इस प्रोसेस में कोई भी हीट का लॉस ना हुआ हो, तो हम क्या कह सकते हैं, जो क्यू ए प्लस क्यू टी प्लस क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं ऐसे लिख दूं, क्यू अपॉन क्यू प्लस क्यू टी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा, वन। इसको क्या बोलते हैं, फिर बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर, ठीक है। इसको ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पावर प्लस कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेड पावर प्लस कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेड पावर इज इक्वल टू कितना होगा। और अगर मैं यहाँ से आपको ये बोलूं कि टी इक्वल टू जीरो है और आर इक्वल टू भी कितना है, जीरो, ए इज इक्वल टू कितना रहेगा, वन, तो क्या बोलते हैं हम, इफेक्ट एब्जॉर्बर बोलते हैं, ठीक है। यानी अगर यहाँ से टी इज इक्वल टू जीरो हो और ए इज इक्वल टू भी कितना हो, जीरो, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। इसको क्या बोलते हैं बताओ, परफेक्ट रिफ्लेक्शन, ठीक है। और अगर ओनली टी इज इक्वल टू जीरो हो, तो क्या होगा, ए प्लस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। और ए इज इक्वल टू कितना होगा, वन माइनस, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस आर। और अगर मैं बोलूं कि आर क्या हो यहाँ पर, पॉजिटिव है ना, यानी कि आर क्या है आपका, गुड रिफ्लेक्टर है, ये क्या होगा आपका, बैड एब्जॉर्बर होगा, है ना। और अगर मैं ऐसे लिखूं, आर इज इक्वल टू वन माइनस ए, तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है ना। अगर वो गुड एब्जॉर्बर है तो क्या होगा, बैड रिफ्लेक्टर होगा, ठीक है। देख लीजिए, ये समझ में आ गया ना। अगर कोई बॉडी है उसके ऊपर हम हीट रेडिएट करें तो वो तीन पार्ट में डिवाइड होगी, एब्जॉर्प्शन में, ट्रांसमिटेड में और रिफ्लेक्टेड में। ये लिखे ना, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन।
क्यों है बेटा? या लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अगर ए इज इक्वल टू वन है तो उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट एब्जॉर्बर। आर इज इक्वल टू वन है तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर। और ए इज इक्वल टू वन माइनस आर, तो आर अगर क्या हो यहाँ पर पॉजिटिव हो, ये गुड रिफ्लेक्टर हो, तो ए क्या होगा? बैड एब्जॉर्बर होगा। ठीक है। और आर इक्वल टू वन माइनस ए क्या होगा? गुड एब्जॉर्बर हो, तो आर क्या होगा? बैड रिफ्लेक्टर। ठीक है। हो गया ना? हम्म। हो गया। एमिसिव पावर बता सकते हो क्या होती है? एमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। ब्लैक बॉडी का कलर क्या ब्लैक भी होगा या कुछ और भी हो सकता है? जैसे सर जब वो मतलब बहुत ज्यादा गर्म होता है और फिर जब होता है तो मतलब बहुत ज्यादा पानी का काले लगता है रेडिएटर तो वो व्हाइट कलर का दिखने लगता है। जैसे सन जो है वो भी ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी है। सन क्या है? एक आइडियल ब्लैक बॉडी है। देखो, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर से ऊपर, है ना, परम शून्य ताप से ऊपर जितनी भी बॉडीज है सब क्या करती है? या तो ऊष्मा का अवशोषण करती है या क्या करती है? उत्सर्जन करती है ना? या एमिशन करेगी या फिर क्या करेगी? एब्जॉर्ब, है ना? या तो रेडिएट करेगी या फिर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। तो क्या जो उनके अंदर की वेवलेंथ होगी वो एक वेवलेंथ होगी या सब वेवलेंथ होगी उसमें? सब बताओ। अगर कोई बॉडी रेडिएट कर रही है या एब्जॉर्ब कर रही है ना, या अपने अंदर से हीट को क्या कर रही है? रेडिएट कर रही है, तो क्या एक ही वेवलेंथ की हीट रेडिएट करेगी या अलग अलग के लिए करेगी? करेंगे तो अलग अलग रेंज, फिक्स रेंज तो होगा, वो अलग बात है ना? तो जो बॉडी है वो अगर क्या कर रही है? हीट को रेडिएट कर रही है ना, तो उसके अंदर क्या होगी? मतलब जो वेवलेंथ है वो मतलब मल्टीपल टाइप की वेवलेंथ हो सकती है ना? और अगर हम कहें, और ये स्पेक्ट्रम के किस रीजन में लाई करती है? स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस याद है? हम्म, कॉस्मिक रे आती है, फिर आती है गामा रे, फिर एक्स रेज, फिर अरे वो याद करा होगा ना, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इनवाई रे, नहीं याद है शॉर्ट फॉर्म में? क्लासिकल तो क्या होगा? कॉस्मिक गाड़ी से क्या होगा? गामा रे। और क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी, एक्टिव की गाड़ी है ना, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, एक्स यूवी इनवाई रे, इंफ्रारेड, रेडियो वेव और माइक्रोवेव, है ना? ये सीक्वेंस है उसका। तो जो रेडिएशन है या फिर विकिरण बोलते हैं उसको, है ना, वो किस रीजन में लाई करेगा? इंफ्रारेड रीजन में लाई। और उसकी वेवलेंथ किस रेंज की होगी? 7.8 इंटू टेन की पावर माइनस फोर से 4 इंटू टेन की पावर माइनस फोर समथिंग, है ना, मीटर की रेंज होती है उसकी। ठीक है।
तो मैंने क्या कहा, अगर परम शून्य ताप से ऊपर सब बॉडी क्या करती है, या तो एमिशन करेगी या फिर एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और वो किस रेंज में होगा, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन में होगा, जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी, 7.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 से 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर तक होगी। ठीक है, और इसमें एक फिर आगे डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, एमिसिव फ्लावर, है ना, और उसके बाद एक लिखाऊंगा डेफिनेशन स्पेक्ट्रल एमिसिव फ्लावर, है ना। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो एमिसिव पावर है वो तो मल्टीपल वेवलेंथ के लिए होगी, है ना, यानी कि एक से ज्यादा वेवलेंथ के लिए, है ना। जो अमाउंट ऑफ हीट है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया पर जो हीट रेडिएट होगी या फिर जो हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, उसको क्या कहेंगे, एमिसिव पावर बोलेंगे। और जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक वेवलेंथ के लिए होगी, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें लिखो पहले आप, लिख लो, a body which is a body which is at a body which is at a temperature greater than absolute zero, a body which is at a temperature greater than absolute zero, greater than absolute zero, can absorb, can absorb as well as can radiate the radiation, as well as can radiate the radiation. The emitted and absorbed radiation, the emitted and absorbed radiation are in infrared region, are in infrared region of electromagnetic wave spectrum, of EM wave spectrum, spectrum. ये रेडिएशन तीन मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर पढ़ रहे थे ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, तो रेडिएशन के बारे में हो रहे थे। थर्ड जो टाइप था ना, जिसके लिए हमें मीडियम की क्या होती है, जरूरत नहीं होती है ना। अच्छा देखो, कोई बॉडी है आपकी, बोल देते हैं इसका टेम्परेचर अभी कितना है, टी है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, अपने अंदर से हीट को रेडिएट करेगी, है ना। तो अगर ये हीट रेडिएट करेगी तो हम बोल सकते हैं, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू कि पर यूनिट टाइम में, है ना, हाँ, पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया में इसने कितना हीट क्या करा, रेडिएट करा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताओ, ये क्या है, एमिसिव पावर। ठीक है, पर यूनिट टाइम में और पर यूनिट एरिया पे उसने कितना हीट क्या करा, रेडिएट करा, उसको क्या बोलते हैं, एमिसिव पावर बोलते हैं। ठीक है, क्या ये एरिया पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, है ना, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और भी इसके बारे में आगे मैं बताता रहूंगा क्या क्या चेंजिंग होंगे, है ना। और यूनिट बताओ उसका कितना हो जाएगा, रोल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर, और जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हो, वॉट पर मीटर। तो डेफिनेशन लिख लो, एमिसिव पावर, हेडिंग डाल लो, एमिसिव पावर, छोटी छोटी हेडिंग लिख लो। हाँ, अब हेडिंग डाल दो, एमिसिव पावर, बाद में उतार लेना, इसकी डेफिनेशन लिख लो छोटी सी, हिंदी में लिख लेना, उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। अच्छा, इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, है ना, एमिसिव इंटेंसिटी भी बोलते हैं, उत्सर्जन क्षमता लिखो।
It is defined by the amount of heat energy. It is defined by the amount of heat energy radiated from per unit area of a body, per unit area of a body at per unit time of a body at per unit time. अब लिख देना E इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू ए, और इसमें नीचे लिख देना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना, ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ बॉडी बिकॉज इट इज डिफाइंड यूनिट सरफेस एरिया। हो गया। रेडिएंट पावर बताओ क्या होती है? उत्सर्जन शक्ति। क्या होती है बताओ? देखो ई का फॉर्मूला हमने अभी क्या लिखा, डेल्टा टी इंटू ए। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिखूं ई इंटू ए इज इक्वल टू कितना होगा, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना हीट क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट। बोलो, रेडिएंट पावर, और यूनिट कितनी हो जाएगी इसकी, वॉट में। ठीक है, हेडिंग लिख लेना रेडिएंट पावर। इट इज डिफाइंड बाय द इट इज डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। पहले वो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो ना रेडिएंट पावर का, फिर फॉर्मूला लिख लो। डिफाइंड बाय द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। It is defined by the amount of heat energy radiated in per unit time। अच्छा, ये तो एरिया पे डिपेंड करेगी ना। ठीक है, तो रेडिएंट पावर है वो क्या करेगी, एरिया पर डिपेंड करेगी। हेडिंग डालो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। हाँ, ई ए लिख दो या फिर डेल सी अपॉन डेल ई लिख दो। जब कुछ चीजें ना आपको यूनिट से भी क्लैरिफाई होंगी, है ना। अगर उसने वॉट में आपको कहा कोई वैल्यू दी है तो उसका क्या मतलब होगा, रेडियंट पावर होगा। और अगर उसने बोला क्या, जूल पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर कहा तो क्या उसका क्या मतलब होगा, एमिसिव पावर, है ना। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हेडिंग लिखो। जी, पावर है ना, पावर की क्या होती है यूनिट, वाट। जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड में तो वाट बोलते हैं। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, बताओ ये कितनी वेवलेंथ के लिए डिफाइन होता है, यूनिट वेवलेंथ के लिए। तो फॉर्मूला बताओ कितना बन जाएगा, बोलो। डेल्टा क्यू अपॉन में कौन,
इंटू ए इंटू, ठीक है, और यूनिट कितनी हो जाएगी? वॉट पर मीटर क्यूब, ठीक है, वॉट पर मीटर क्यूब। लिख लेना एमिसिव पावर डिफाइंड फॉर पर यूनिट वेवलेंथ, एमिसिव पावर डिफाइंड फॉर पर यूनिट वेवलेंथ। अच्छा, अगर मुझे किसी बॉडी का नेट एमिशन निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? बताओ। टोटल एमिशन अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? भाई टोटल एमिशन का क्या मतलब हुआ? मतलब जितनी भी उसकी वेवलेंथ होगी, जीरो से लेकर कहाँ तक बोल देते हैं, किसी भी नंबर तक, है ना, या फिर इनफाइनाइट तक बोल देते हैं, जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये किसका रेंज है? लैम्डा का रेंज है, वेवलेंथ का रेंज है। ठीक है। मैं कहता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितनी है? लैम्डा है, और कुछ स्मॉल टाइम के बाद वेवलेंथ कितनी हो जाती है? वी प्लस डी लैम्डा। ठीक है, और जब लैम्डा थी तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बताओ कितनी थी? ई लैम्डा थी। और क्योंकि हमने क्या करा, ये डी लैम्डा क्या है? एक स्मॉल चेंज है ना, डी लैम्डा क्या है यहाँ पर? एक स्मॉल चेंज है। तो स्मॉल चेंज की वजह से, या फिर ऐसे बोल देते हैं कि मतलब जितना इसमें छोटा सा चेंज हुआ, क्या उसमें ई लैम्डा पे कोई फर्क पड़ेगा? ई लैम्डा इस रीजन के लिए क्या रहेगी? सही भी रहेगी। तो जो नेट एमिशन होगा आपका, वो टोटल एमिशन किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? तुमने फिर शुरू हो गए तुम लोग पीछे। बताओ कितनी हो जाएगा? ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, और कहां से कहां तक? जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, तो टोटल एमिशन अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा? ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, जितना चेंज होगा, और कहां से किस रेंज के लिए चेंज होगा? जीरो से इनफाइनाइट। तो टोटल एमिशन के लिए लिखो। देखिए, कितनी बातें मान होता है यहाँ। कितनी हो रहा होगा? तो बोलने तो बोल रहा हूँ। भाई हमें देखो वेवलेंथ, हमें क्या निकालना है? एमिशन निकालना है, टोटल एमिशन। एमिशन में क्या होगा? वेवलेंथ, जो इसमें हीट एनर्जी है वो रेडिएट होगी, और कितनी वेवलेंथ के लिए रेडिएट होगी? जीरो से लेके, हमने मान लिया इनफाइनाइट है, जितनी भी बीच में, जरूर थोड़ी ना वो जीरो से इनफाइनाइट हो, हमें तो कहाँ से उसके रेंज के बीच में चाहिए ना। तो मिनिमम क्या होगी? जीरो, मैक्सिमम क्या होगी? इनफाइनाइट। तो उन दोनों के बीच में हमने क्या मान लिया कि जो हमारी वेवलेंथ है किसी टाइम पर कितनी है? लैम्डा है। और उस पे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कितनी है? ई लैम्डा है। और एक स्मॉल टाइम के बाद कितना चेंज आया लैम्डा में? डी लैम्डा। और ये चेंज क्या है? बहुत थोड़ा चेंज है। तो अगर ये बहुत थोड़ा चेंज है तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जो ई लैम्डा थी वो यहाँ पर भी सेम है, और इस लाइन पर भी सेम है। स्मॉल चेंजिंग के लिए भी क्या होगा? सेम होगा। तो जो टोटल एमिशन क्या होगा? ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, और कहां से कहां तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां तक? जीरो से इनफाइनाइट तक। तो क्या निकल जाएगा? टोटल एमिशन निकल जाएगा आपको। ये लिख देना, इट इज डिफाइंड फॉर ब्लैक बॉडी। इट इज डिफाइंड फॉर अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के बारे में लिख लेना, आइडियल आइडियल ब्लैक बॉडी। लिख लो आइडियल ब्लैक बॉडी। हाँ, ब्लैक बॉडी के बारे में एक दो बात लिख लो बस। आइडियल ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब एनर्जी, ideal black body can absorb every kind of wavelength, can absorb every kind of wavelength, and when heated
when it is heated, every kind of wavelength, and when it is heated up to a certain temperature, it is heated up to a certain temperature, then it can radiate, then it can radiate all possible wavelengths. Then it can radiate all possible wavelengths. एमिसिविटी, उत्सर्जकता क्या होती है? बताओ। किसी भी चीज को कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज के साथ कंपैरिजन करते हैं, है ना, स्टैंडर्ड का जो यूनिट होगी, या फिर हम उसकी वैल्यू बोल देते हैं। तो उत्सर्जन में या फिर रेडिएशन में जो आइडियल है वो कौन है? ब्लैक बॉडी है। तो किसी भी बॉडी का किससे कंपैरिजन करेंगे? ब्लैक बॉडी से कंपैरिजन करेंगे। तो फॉर्मूला बताओ कितना हो जाएगा इसका? ई, इसके लिए कोई भी जनरल बॉडी है आपकी, अपॉन ई अपॉन, इसके लिए ब्लैक बॉडी के लिए ये यूनिटलेस होगा, यूनिट होगा कोई यूनिटलेस, ठीक है। लिख लेना, इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ, एमिसिविटी में लिख लेना, इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ emissive power of a general body, emissive power of a general body to the emissive power of black body, to the emissive power of ब्लैक बॉडी। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है ब्लैक बॉडी के लिए? वैल्यू का रेंज क्या होता है? 0 से ग्रेटर देन और 1 के क्या होगा? लेस देन और ग्रेटर देन 1। और इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? फॉर ब्लैक बॉडी। डिफरेंस लॉ, ये ये भाई, ये ई क्या है? एमिसिविटी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 से 0 नहीं होगी, यानी कि 0 से क्या होगी? ज्यादा होगी। और एक की कितनी होगी? या तो बराबर होगी या फिर एक से छोटी होगी। और एक किसके लिए होगी? ब्लैक बॉडी के लिए होगी। बताओ भाई, स्टीफन लॉ क्या होता है? प्रोपोर्शनल होती है। हाँ भाई, और कोई बताएगा? नहीं यार, पीछे बताओ। ये जनरल बॉडी के लिए है या ब्लैक बॉडी के लिए? जो आपने बताया, ये जनरल बॉडी के लिए है या ब्लैक बॉडी के लिए? अगर दोनों के लिए है तो फिर यहाँ पर ई प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। बताओ कितना बोला? ई प्रोपोर्शनल टू किसके? ई की पावर 4। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कितना रहेगा? स्टीफन कांस्टेंट, है ना। वैल्यू कितनी होती है इसकी? 5.67, 5.67 इंटू 10 की पावर -8। और यूनिट कितना हो जाएगा?
केल्विन की पावर 4 आ जाएगी ना बस नीचे, बाकी तो एमएससी पावर का यूनिट रहेगा फिर, है ना, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन की पावर 4। किसके लिए है ये बताओ? ब्लैक बॉडी के लिए। लिख लो पहले इसके, लिख लो द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी is directly proportional to T raised to power 4. The emissive power of a black body is directly proportional to T की power 4. Is directly proportional to T की power 4. है देखो, अगर मैं जनरल बॉडी के लिए डिफाइन करता हूँ स्टेफन्स लॉ, तो अभी हमने E इज इक्वल टू कितना पढ़ा बताओ? E जनरल बॉडी अपॉन E ब्लैक बॉडी, और यहाँ से E जनरल बॉडी कितना आ जाएगा? एमिसिविटी इंटू E ब्लैक बॉडी। और अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा ई ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी आई बताओ? ठीक है, ई जनरल बॉडी के लिए फॉर्मूला कितना हो गया? ई सिग्मा ई की पावर 4। ठीक है, अगर उसने आपको इज इक्वल टू 1 दिया तो आप क्या मानोगे कि वो किसके लिए बात कर रहा है? ब्लैक बॉडी। अगर ये उसने हाइट कहा तो किसके लिए होगा? वो ब्लैक बॉडी के लिए, नहीं तो वो इसकी कोई वैल्यू देगा, वो 0.1 या 0.2 जो भी। ठीक है, तो ई जनरल बॉडी के लिए एमिसिविटी कितनी होगी? ई सिग्मा टी की पावर 4। और एमिसिविटी का भी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? एमिसिव पावर का फॉर्मूला बताओ? डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू, तो ये क्या हो गया हमारा बताओ? ऐसे भी लिख सकता हूँ उसको, एमिसिव पावर। और रेडिएंट पावर का फॉर्मूला भी क्या लिखा? तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई सिग्मा ए, और ये कितना हो जाएगा? टी की पावर 4। ये क्या हो गया हमारा? अच्छा, ये एरिया पे डिपेंड करेगा? एमिसिव पावर जो है एरिया पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल ऑफ द बॉडी पर और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जो रेडिएंट पावर है वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पर भी, और मटेरियल ऑफ द बॉडी पर, तीनों चीजों पर। लिख लो। ठीक है, देखो, अगर आपके पास कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना है? टी है। ठीक है, और जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर कितना है? टी नॉट। ये कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर बताओ कितना है? और टी नॉट किसका टेम्परेचर है बताओ? सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना, परिवेश का टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं टी लेस देन किसके लिए? टी नॉट के लिए, तो बताओ क्या होगा? क्यों एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा या रेडिएशन ज्यादा होगा? रेडिएट ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा भाई? क्यों? क्योंकि देखो, अ, जो परिवेश है, जो सराउंडिंग है, उसका टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है।
और वो क्या करेगी बताओ? एब्जॉर्प्शन होगा नहीं होगा? तो क्यू रेडिएशन किसके इक्वल होगा? लेस देन इज इक्वल टू कितना? क्यू एब्जॉर्प्शन। और टेम्परेचर बताओ बॉडी का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा उसका? इंक्रीज होगा। और अगर टी क्या हो, ग्रेटर देन किसके हो? टी नॉट। तो ये बताओ कितना हो जाएगा? ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज हो जाएगा। ये लिख लो। ये रेडिएटर है ना, ये एब्जॉर्ब है, ठीक है। हो गया। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? टी ग्रेटर देन टी नॉट, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किससे ज्यादा है? सराउंडिंग से ज्यादा। ठीक है, तो एमसीवीटी देखिए फॉर्मूला कितना आएगा, एमएससी पावर का फॉर्मूला कितना आएगा, रेडिएंट पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आएगा। ठीक है, हो गया। जाओ। हो गया। फिर क्या हो? टी ग्रेटर देन किसके हो? टी नॉट हो, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है किससे? सराउंडिंग के टेम्परेचर। तो ई एब्जॉर्ब बताओ कितना होगा? तो एमिसिव एब्जॉर्प्शन पावर है कितनी होगी बताओ? सिग्मा ई कितना? ई की पावर 4। ठीक है, और ई रेडिएट बताओ कितना होगा? बोलो। ठीक है, और नेट ई कितना हो जाएगा? ई नेट, इसको आप ई भी बोलते हो, कितना होगा बताओ? अगर टी नॉट ज्यादा होगा तो क्या होगा? टी नॉट माइनस टी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ई की वैल्यू बताओ कितनी होती है? एमिसिव पावर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू ए, कितना हो जाएगा ये? सिग्मा ई ई की पावर 4 माइनस, और डेल क्यू अपॉन डेल टी क्या है यहाँ पर बताओ? रेडियंट पावर हो जाएगी। तो ये क्या होगी? एमएससी पावर। ये क्या होगी? रेडियंट पावर। ठीक है, कितनी हो जाएगी? ई ए सिग्मा सी की पावर 4 माइनस टी नॉट। वही चीज है, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। और अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? और सराउंडिंग के टेम्परेचर पर पे डिपेंड कर रहा है। साथ साथ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी कि बॉडी के टेम्परेचर पर भी, मटेरियल पर भी, और किस पर भी डिपेंड कर रहा है? एरिया पर भी डिपेंड। अच्छा, हीट कैपेसिटी बताओ क्या होती है? हम्म, कितना बताया था भाई? स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला, हीट एनर्जी कितनी आई थी? क्यू इज इक्वल टू कितना था भाई? ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना था? एम एस डेल्टा टी। तो इसकी जगह क्या लिख दूं? एम एस, एम एस बताओ क्या है यहाँ पर? हीट कैपेसिटी है, तो एम एस डेल्टा थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, अपॉन में कितना है? डेल्टा टी इक्वल टू बताओ? ई ए सिग्मा
और यहाँ से जो टेम्परेचर में चेंज आया, बताओ डेल्टा थीटा, बताओ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, किसमें? टाइम, यूनिट टाइम में कितना हो जाएगा ये? ई ए सिग्मा अपॉन कितना है? एम एस। एम बताओ कौन है? बताओ, एम एस कौन है यहाँ पर? हीट कैपेसिटी है, ठीक है, लिख लो। सब फॉर्मूले याद रहेंगे ना? सिर्फ एक याद रखना है, उसी से सारे बन रहे हैं, ठीक है ना? कौन सा वाला सबसे पहले कौन सा बताया था? E इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी इंटू अपॉन ए। अगर हमें रेडियंट पावर निकालनी है तो ई हो जाएगा, ठीक है ना? और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर निकालनी है तो लैम्डा से, यूनिट लैम्डा से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? और स्टीफेंस लॉ में ये सब, ठीक है, लिख दो भाई। इसके यहाँ पर हीट कैपेसिटी, ये डेल्टा थीटा से क्यों मत लिखते ना? चेंज इन टेम्परेचर, टी क्या है यहाँ पर? बॉडी का टेम्परेचर है, और टी नॉट किसका टेम्परेचर है? सराउंडिंग का। इसको भाई क्यों मत लिख देना, कभी इसको क्यों लिख दो तुमको, ये डेल्टा थीटा है। ठीक है, जिसका हीट कैपेसिटी क्या होगा? कम होगा, उसका फॉलिंग टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिसका हीट कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, उसका फॉलिंग टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, हीट लॉस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, है ना? टाइम के साथ हीट लॉस की वजह से टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, ये लिख लिया। तो लिख लो, चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, चेंज इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। क्या हो गया तुम्हें? नेचर ऑफ मटेरियल, पढ़ लो पढ़ लो। दूसरा लिखो सरफेस एरिया और हीट कैपेसिटी। भाई जो चेंज इन टेम्परेचर है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, हीट कैपेसिटी के ऊपर, और बताओ, सरफेस एरिया के ऊपर। और जिसका हीट कैपेसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा, यानी फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। देखो भाई, ये कोई बॉडी है आपकी, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? बताओ। R1 है, इसकी डेंसिटी बताओ कितनी है? रो है। और स्पेसिफिक हीट कितना है? एस है। और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? R2। और डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट क्या है दोनों की? सेम है।
और मैं बोलता हूँ ये किसी समय इनका टेम्परेचर कितना है, टी है, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। और एक कंडीशन है आपकी, R1 क्या है, ग्रेटर देन किसके, R2 पर। तो आपको बताना है रेट ऑफ हीट एमिशन किसका ज्यादा होगा और फॉलिंग टेम्परेचर किसका होगा, पहले किसका होगा, बताओ। ये बॉडी वन है और ये कोई बॉडी टू। निकालो, अभी फॉर्मूला लिखवाया, निकाल के देखो। पहले क्या निकालो, रेट ऑफ हीट एमिशन निकालो, रेडियंट पावर। पहले रेडियंट पावर बताओ किसकी ज्यादा होगी, वन की या टू की। हम्म भाई ये फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा ए, ई को तो शायद रहने दो, है ना। और ये कितना था, ठीक है। तो यहाँ से रेडियंट पावर किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू किसके है, ठीक है। जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेडियंट पावर क्या होगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ उसको, डेल क्यू अपॉन डेल टी ऑफ मटेरियल वन ग्रेटर देन किसके है, डेल क्यू अपॉन डेल टी ऑफ, अच्छा फॉलिंग टेम्परेचर बताओ, फॉलिंग टेम्परेचर बताओ। ऐसा दिमाग कह रहा ना, फिजिक्स तो नहीं करते ना ऐसा। देखो फॉर्मूला बताओ कितना आया था चेंज इन टेम्परेचर का, डेल थीटा अपॉन डेल टी, बोलो क्या था, किसके प्रोपोर्शनल आना था वहां पे, ए अपॉन एम एस, किसके था, ए अपॉन एम एस। एस तो दोनों की सेम है, ठीक है। तो एरिया बताओ, 4 पाई आर स्क्वायर, और मास बताओ, इंटू कितना, रो। और रो भी क्या है दोनों का, सेम है, तो बताओ। तो जिसका रेडियस क्या हुआ, उसका फॉलिंग टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसका ज्यादा होगा बताओ, ग्रेटर देन, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेना, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट एमिशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट एमिशन, इसको रेडिएशन क्या लिख सकते हैं, इसको रेडिएट पावर भी लिख सकते हैं, है ना। एंड फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, एंड फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेशियो ऑफ हीट एमिशन एंड फॉलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हो गया ये? अगर उसका डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट और रेडियस तीनों अलग अलग हो, ये डेंसिटी कितनी है, रो 1, रेडियस है R1 और स्पेसिफिसिटी कितना है, S1, इसका डेंसिटी कितना है, R2, और ये कितना, S2। तो फॉलिंग टेम्परेचर बताओ, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी किसके प्रोपोर्शनल था, E अपॉन एम एस। ए की वैल्यू बताओ, R स्क्वायर, और एम के लिए क्या लिखा था,
4/3 पाई आर क्यूब इंटू पे क्या था, रो, इंटू एस, तो कितना बचेगा ये, 1/, ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। लिखो। तो इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, उसका फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी कम होगा उसमें भी फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसकी स्पेसिफिक हीट भी क्या होगी, कम होगी, उसका फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। रेडियस सेम है, तो दोनों मटेरियल में, दोनों स्फीयर में इसमें फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका इधर उधर क्यों, ठीक है ना भाई, जिसका मास कम होगा, भाई ये क्या, एक कैविटी काट दी ना हमने यहाँ से, तो इसका मास क्या हो गया, कम हो गया, तो जिसका मास भी कम होगा उसका क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर ज्यादा होगा, लिख लेना। इसका मास कम, इसका मास क्या है, कम है, क्योंकि ये बीच में से कैविटी कट कर दिया ना इसमें, तो मास क्या हो गया, इसका कम हो गया। अच्छा, एक स्पेरिकल बॉडी है और एक क्यूबिकल बॉडी है, उसमें बताओ। स्पेरिकल का सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो वो जल्दी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा, है ना। लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो, आसान था ये, कर लोगे तुम। टू स्पेरिकल बॉडीज आर फॉर्म, टू स्पेरिकल बॉडीज आर फॉर्म by using same type of material, by using same type of material, by using same types of material, if radius of second body is 3 times of radius of first body, if radius of first body, sorry, if radius of second body is 3 times of radius of first body, and एंड ये लिख देना, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा, ध्यान से करोगे तो ध्यान से। 3 3 upon 1, 3 3 only,
भाई 2/1 कितना हो जाएगा? 3। R2 कितना होगा? R2/R1 हो जाएगा ना, इनवर्स रेडियस की क्या है? तो R2/R1, R2 की वैल्यू कितनी है? 3R1/R1, R1 से R1 कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। नहीं समझ आया? नहीं समझ? अभी रेडियस की क्या था? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ऊपर किसकी रेडियस आएगी? R2 की, नीचे किसकी रेडियस आएगी? R1, और R2 कितना है? 3R1, और ये भी कितना है? R1 से R1 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर? 3 तो बचेगा। पहले डाल दो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तुम्हारे में मैक्सवेल इक्वेशन भी है थर्मोडायनामिक्स की सिलेबस में? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल इक्वेशन थर्मोडायनामिक्स में नहीं है ना? ईएमटी में होगी वो। हाँ, थर्मो वाली नहीं है। 4 इक्वेशन होती है ना? हम्म? अरे एक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा ना, ऐसी करके होती है ना, डेल टी अपॉन डेल वी प्रेशर कांस्टेंट है इज इक्वल टू ये वाली। नहीं है ना इससे बनते? कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तुम्हारे में पीएससी? कितने बच्चे कर रहे हैं? 2 और 3? आप भी कर रहे हो ग्रेजुएशन? 2 बच्चे कर रहे हो? कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड सेमेस्टर है। फर्स्ट हो गया तो ये दूसरी ग्रेड पे कोई? मतलब कौन से कॉलेज से हो? हाँ। तुम में से क्या करना भाई है? तुम्हारे से तो ये पूछू डॉक्टर के यहाँ कौन जॉब करता है, ये पूछो। फर्स्ट वाले का पहले मेरे हाथ बोल गया। फर्स्ट वाले का 25,000 रुपये में कुछ नहीं होने का तुम्हारा। ठीक है नहीं? तो तुम सोच रहा हूँ 10-20 हजार रुपये मिल रहे हैं तो बेकार है। तुम बाहर में चलने कौन तुम्हारे लिए? चल बैठना है। मत बजाओ इनको, जाके बाहर में बोलने का बोल। चुप रहो ना, कोई ना पढ़ लो तो। भाई बताओ न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम बताओ। तुम्हारा टेस्ट लेना था। वो तो गए 1 मिनट। कल बोल दे भाई तुम्हारे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कल 10-15 क्वेश्चन है बस, ज्यादा नहीं। लिखो भाई इसमें स्टेटमेंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of fall in temperature, according to this law, the rate of, according to this law, बताओ, according to this law, the rate of fall in temperature of a body, the rate of fall in temperature of a body depends on the, depends on the, depends on the temperature difference of body and surrounding, depends on the temperature difference of body and surrounding.
देखो भाई जरा, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? टी ग्रेटर देन टी नॉट टी किसका टेम्परेचर है? बॉडी का। और टी नॉट किसका टेम्परेचर है? सराउंडिंग। अच्छा, स्टेटमेंट में मैंने क्या कहा? द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। माइनस क्यों लगाया, पता चल गया ना? द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल है बताओ? किसके? सराउंडिंग के और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस के, है ना? तो टी माइनस टी नॉट, और यहां से डी टी अपॉन डी टी बताओ किसके इक्वल आ जाएगा? के इंटू के क्या है यहाँ पर? कूलिंग कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर? कूलिंग कांस्टेंट, जिसकी मान किस पे निर्भर करता है बताओ? मटेरियल पर और सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, ठीक है ना? और शांत हो जाओ बच्चे, हो शांत हो जाओ बच्चे, शांत हो जाओ, शांत। हाँ, रेट ऑफ चेंज, हीट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना, इस वजह से माइनस आएगा। इसे सॉल्व करो। क्या करूं बताओ? टी अपॉन कितना? टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी टू। और ये कहां से कहां तक लूं बताओ? टी वन से टी टू तक। कोई भी दोनों रेंज में टेम्परेचर रहेगा ना, टी वन से टी टू तक। और ये बताओ कहां से कहां तक? इसी समय जीरो से टाइम टी तक कितना चेंज हुआ टेम्परेचर में, टी वन से टी टू तक? सॉल्व करके दिखाओ जरा, सबकी कॉपी चेक करो अभी। हाँ, इन पे देखो ना कितना लग रहा है। हाँ भाई, करो सॉल्व कीजिए, करो। ये करो सॉल्व। कैसे है यार? चल, सात महीने है ना? इसका इंटीग्रेशन सॉल्व। समझ ली? चलो, तुम ये सोच रहे हो कि हलवा क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे स्टेज से, है ना? ना बने बनाए क्वेश्चन आ गए, तो मीठा भी तुम्हारे हिसाब से होगा। जो तुम पढ़ रहे हो सिर्फ वही आएगा पेपर में। अगर एक चैप्टर में जो है इस तरह की हेडिंग से टॉपिक है, तो तुम ये सोच रहे हो अगर तुमने 5 पढ़ी है तो 5 में से आएगा, है ना? तो हमारे हिसाब से आएगा सब कुछ। करके दिखाओ तो नीचे कमेंट। मेरे बन बच्चों के बन वही जल्दी। तुम्हारा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गई जिसमें तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ गया, तो तुम कैसे करोगे? और आगे जब इसके अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करोगे तुम? हैं? 10 20 30 से सही मिला है क्या? गलत है। इसको मतलब उसको हो भी जाए ना कहीं, तो फिर वो जाके ना सुसाइड करता है, तो उसके दिमाग में कुछ आता नहीं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जब उसको प्रेशर पड़ेगा ना माइंड पे, तो यही काम होता है, या तो वो स्किप कर देगा पढ़ाई से, नहीं तो वो पागल हो जाएगा। सही बात बोल रही है। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारा मेडिकल लाइन है वो आसान है? कहाँ है मेडिकल लाइन? 3 साल में और 10 साल मांगो, हम तो प्रैक्टिस भी कर
तो अगर कुछ शांत चीज होती तो एक दो साल से सीख रही तो है ना मतलब बेटा पढ़ लो अभी अभी पढ़ रहा ना उसमें एंट्रेंस उसके बाद थोड़ी ना फिजिक्स पढ़ने के बाद उसके बाद थोड़ी ना पढ़नी है यहाँ पे पढ़ लो फिजिक्स के बिना तुम नहीं क्रैक कर पाओगे इनमें पिछले बार पेपर में देख लिया होगा अभी फिजिक्स आसान हो जाती तो यहाँ पर फिर टेंशन देना है चलो आसान तो 5 साल में दोस्त बैठे बस बेटे 5 साल में ऐसे निकल जाएगा 2018 में एमएससी की थी कभी भी आनंद क्या चल रहा है पढ़ने का खत्म हो गया कितने साल हो गए पता चला मुझे तुझसे पता चला चला भी तो तुम लगी मैं मस्त कर हाँ देखी सुबह जाओ पढ़ लो करा नहीं ना किसी ने भी है भाई इधर फर्स्ट रो सेकंड थर्ड हाँ लास्ट में ये करा 1/x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है ln ठीक है कोई बात नहीं टी माइनस टी नॉट और कहाँ से कहाँ तक है T1 से T2 तक और इधर कितना आएगा -KT और जब लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा बताओ T2 माइनस टी नॉट और फिर माइनस करोगे तो ln माइनस कितना होता है log m माइनस log n T1 माइनस टी नॉट और ये कितना हो जाएगा -KT और यहाँ से T2 माइनस टी नॉट की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी ठीक है और T2 इज इक्वल टू बताओ कितना हो गया टी नॉट और ये प्लस T1 माइनस की पावर कितनी -KT यही आएगा ना T2 प्लस T1 माइनस टी नॉट और ई की पावर कितनी है -KT और टी नॉट किसका टेम्परेचर है यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर ठीक है और ग्राफ चलो पहले ये नोट कर लो फिर ग्राफ मुझे नहीं पता कैसे आनंद समझा दिया बात कर लो बार आ गया समझ में आ गया पीछे आया नहीं तुझे समझ में अब बेटे कंटिन्यू बात करोगे तो कहाँ से आएगा देख तो तुम यही रहे थे लेकिन तुम्हारा दिमाग था ना वो पीछे वालों की बातों पे था क्या बात चल रही माइंड में पढ़ाई तब तक नहीं आएगी जब तक तुम्हारी तीन चीजें कंसंट्रेट नहीं होगी तुम्हारी आईज तुम्हारा माइंड और तुम्हारा दिल तीनों अगर दिमाग कहीं और है आंखें देख रही है तो और तुम्हारे लिपसिंग कर रहे हो तुम तो समझ में नहीं आ सकता कोई भी चीज तुम्हारी तीनों चीजों का कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है तभी चीजें आएंगी ठीक है ना तुम्हारे कान पीछे लग रहे हैं है ना और आंखें सामने देख रही तो आ जाएगा समझ में नहीं आएगा बेटा पढ़ाई तो आएगी नहीं और बात आ जाए तो मुझे पता नहीं पढ़ाई नहीं आएगी लेकिन तुम्हारे समझ में अगर किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके लिए आ जाएगी लेकिन तुम्हारे नहीं आएगी भाई 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x तो कितना हो गया log t माइनस टी नॉट और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है T1 से T2 तक जब लिमिट पुट करेंगे तो हमने किसके रेस्पेक्ट में करा इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में तो लिमिट भी कहाँ किसमें पुट होगी ओनली t में तो कितना होता है log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अपर लिमिट में क्या करूंगा T2 तो कितना हो गया T2 माइनस टी नॉट और फिर माइनस आता है बीच में फिर कितना आता है लोग T1 माइनस टी नॉट और लोग m माइनस लोग n क्या होता है लोग m अपॉन n तो मैंने इसको एक लाइन शॉर्ट करके क्या लिख दिया लोग m अपॉन n तो यहाँ पर लोग नहीं आएगा ना m अपॉन n है ना इसको पूरा एक ब्रैकेट में रख देना लोग m अपॉन n ठीक है और फिर ये उधर मल्टीप्लाई हो गया और ये लोग कहाँ चला गया इसकी पावर में ठीक है इसकी पावर कितना हो गया -KT हो गया नोट लिखो ग्राफ बनाओ पहले लिख लो देयरफॉर टेम्परेचर विल डिक्रीज exponentially with time
Therefore, temperature will decreases exponentially with time. कब तक होगा डिक्रीज? तो जब तक वो सराउंडिंग के टेम्परेचर जब तक दोनों टेम्परेचर क्या ना हो जाए, इक्वल हो जाए। विद टाइम टिल द बॉडी विल मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ सराउंडिंग। टाइम टिल द बॉडी विल मेंटेन थर्मल इक्विलिब्रियम इन सराउंडिंग। तो ग्राफ कैसा आएगा बताओ? सर इस तरह रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टच कर रहा होगा हाँ टी वाले पर जहाँ पे टच करेगा वो होगा T2 माइनस टी नॉट, है ना? ये क्या होगा आपका? माइनस नॉट टी नॉट। ठीक है। इसमें ग्राफ बनाओ भाई। लोग टी माइनस टी नॉट और टी में ग्राफ सेम बनेगा बस स्लोप चेंज होगी। कैसे बना के दिखाओ? भाई इधर वाले तो सर, ये तो स्ट्रेट लाइन में बना कि आपने पैच किया होगा। मतलब वो इस तरह से सर ये इस तरह से आज वो कितना आएगा? माइनस माइनस की आएगा सर और 2.303 क्योंकि लॉ गया नेचुरल लॉ। भाई कैसे करोगे देखो इसको? फॉर्मूला कितना आया था यहाँ पर? लो T2 माइनस टी नॉट और इधर कितना था? माइनस लो T1 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना था? माइनस T और ये कितना हो जाएगा? ln T2 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस T प्लस दो T1 माइनस टी नॉट। ये क्या है आपका? y इज इक्वल टू ये क्या है आपका? माइनस एम एच और ये क्या है आपका? C। तरह से बनेगा ना और स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस के। बना देना। सिंगर भी आ गया कोई? नोट करके लिख देना एक। एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। क्वेश्चन चाहे तो इससे सॉल्व कर लेना, है ना? और अभी जो फॉर्मूला आया था ना हमारा, क्या आया था फॉर्मूला? बताओ।
T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T0 माइनस T1 ना माइनस 8, चाहे उससे कर लेना। ठीक है, सेम ही आएगा लगभग दोनों ना। क्वेश्चन लिख लो भाई, करके लेके आना, होमवर्क है तुम्हारा। इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी falls from 40 degree C to 35 degree C. If temperature of a body falls from 40 degree Celsius to 35 degree Celsius in first 10 minutes, then find the time taken for fall. Then find the time taken for fall in temperature from 35 degree Celsius to 30 degree Celsius. From 35 degree Celsius to 30 degree Celsius if temperature of surrounding is 20 degree Celsius. ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस। भाई कर लोगे ना? पहले कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 40 से 35 तक कितने मिनट में आ रहा है? 10 मिनट में। और फिर हमें क्या बताना है? 35 से कहाँ तक? 30 तक, है ना? और टी नॉट कितना दे रखा है? 20। हो जाएगा ना? इस फॉर्मूले से करना, ये याद रख लेना फॉर्मूला। T1 - T2, ये क्या है? देखो एवरेज टेम्परेचर है ना, T1 + T2/2 माइनस टी नॉट। के की फॉर्म पे निकाल देना, के की वैल्यू गिवन फॉर्म है इसमें। एंट्रोपी है तुम्हारे सिलेबस में? मतलब बेसिक है या फिर सब प्रोसेस के लिए है? आइसोट्रॉपिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए, आइसोथर्मल, सबके लिए है? तो जितना होगा मैं कराता हूँ, ठीक है ना? ये तो है थोड़ा सा टाइम। इसका आंसर बताओ कितना आ रहा? बताओ। तो हमारी ट्राई।
कौन सा मुझे नहीं बताया था? फॉर्मूला क्या था? T1 माइनस T2 अपॉन T इज इक्वल टू के। तो पहले कहाँ से कहाँ तक था? 40 से 35 तक है ना? तो यहाँ कितना जाएगा? 40 माइनस 35 कितने सेकंड में? 10 मिनट में। और इज इक्वल टू कितना जाएगा? के। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 20। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी। और सेकंड में कितना था? और ये टी निकालना है आपको। और ये कितना बचेगा? एस एस प्लस। चलो भाई, दोनों इक्वेशन सॉल्व करो। कॉपी चेक करो ना। सबको चाहे 10 बार गलत करो, लेकिन करो। दोबारा तुम अटेम्प्ट करोगे ना, কিন্তু गलत तरीके है वो इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप करो भाई, तो कोई पता नहीं। आ गया आंसर? कितना आ रहा? 40 मिनट, 14। 14। एक होमवर्क और लिख लो भाई, है ना? वो भी कर लेना तुम लोग। इसी टॉपिक को कल को खत्म करते हैं। एक और होमवर्क लिख लो भाई। 70 डिग्री से 60 डिग्री तक फॉल होने में टाइम लगा आपका कितना? 5 मिनट। और फिर 60 से 54 डिग्री में कितना टाइम कंज्यूम हुआ आपका? इससे भी 5 मिनट लगे। ठीक है, तो आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर बताना है कितना होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बताना है कितना होगा। हाँ जी, हेलो। हाँ।